शीना बोरा का मामला बाहर से जितना सीधा लगता था, अंदर से उतना ही उलझा हुआ था। यह कहानी सिर्फ एक मर्डर की नहीं थी, बल्कि झूठ, पहचान छुपाने और सामाजिक दिखावे की परतों में दबी हुई एक सच्चाई की थी। शीना बोरा एक सामान्य लड़की थी जो मुंबई में पढ़ाई और काम कर रही थी, लेकिन उसकी पारिवारिक सच्चाई बेहद असामान्य थी। इंद्राणी मुखर्जी, जिसे वह दुनिया के सामने अपनी बहन बताती थी, असल में उसकी मां थी। इस एक झूठ ने पूरे केस की दिशा तय कर दी। इंद्राणी एक पावरफुल महिला थी। मीडिया इंडस्ट्री में उसका बड़ा नाम था और वो किसी भी कीमत पर अपनी बनाई हुई इमेज को टूटने नहीं देना चाहती थी। शीना धीरे धीरे उस झूठ से परेशान होने लगी थी। वो चाहती थी कि सच सामने आए, कि दुनिया उसे उसकी असली पहचान से जाने। यही बात इंद्राणी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई। जांच में सामने आया कि शीना और इंद्राणी के बीच पैसों और रिश्तों को लेकर लगातार तनाव चल रहा था। शीना यह भी चाहती थी कि पीटर मुखर्जी, जो इंद्राणी का पति था, उसे सच बताएं कि वो उसकी मां है। अगर यह सच बाहर आ जाता तो इंद्राणी की सामाजिक और प्रोफेशनल जिंदगी पूरी तरह बिखर सकती थी। 24 अप्रैल 2012 की शाम शीना को इंद्राणी ने मिलने के लिए बुलाया। यह मुलाकात एक सामान्य बातचीत के रूप में शुरू हुई, लेकिन इसका अंत किसी ने नहीं सोचा था। पुलिस जांच और ड्राइवर श्याम राय के बयान के अनुसार शीना को कार में बैठाया गया और रास्ते में ही उसकी हत्या कर दी गई। आरोप है कि पहले उसका गला दबाया गया, फिर यह सुनिश्चित किया गया कि वो जिंदा न बचे। इसके बाद उसकी लाश को रायगढ़ के जंगलों में ले जाकर जला दिया गया ताकि कोई सबूत न बचे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि शीना के गायब होने के बाद भी किसी ने गंभीरता से शिकायत दर्ज नहीं करवाई। इंद्राणी ने सबको बताया कि शीना अमेरिका चली गई है। दोस्तों को ईमेल भेजे गए, सोशल मीडिया पर एक्टिविटी दिखाई गई ताकि लगे कि शीना जिंदा है। यह सब एक सोची समझी रणनीति थी। सालों तक यह झूठ चलता रहा और कोई सवाल नहीं उठा, क्योंकि शीना का परिवार ही असल में उसका सबसे बड़ा राज था। 3 साल बाद 2015 में जब श्याम राय एक अलग मामले में पकड़ा गया, तब यह पूरा सच सामने आया। पूछताछ के दौरान उसने शीना बोरा मर्डर की पूरी कहानी बता दी। इसके बाद इंद्राणी मुखर्जी को गिरफ्तार किया गया और यह केस पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सबूत कमजोर हो चुके थे, घटनास्थल से बहुत कुछ मिट चुका था और गवाहों की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे थे। अगर इस केस में शुरुआत से सही जांच होती, अगर शीना के गायब होते ही पुलिस ने गंभीरता दिखाई होती, तो शायद सच्चाई इतनी देर से सामने नहीं आती। यह केस भारतीय न्याय व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है कि क्या ताकतवर लोगों के लिए नियम अलग होते हैं। आज भी यह मामला अदालत में है और शीना बोरा को इंसाफ मिला या नहीं, इसका अंतिम जवाब अभी अधूरा है। यह कहानी यही खत्म नहीं होती, लेकिन सच्चाई की राह हमेशा अधूरी ही रह जाती है। शीना बोरा मर्डर केस में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे सवाल कम होने के बजाय और बढ़ते चले गए। सबसे बड़ा सवाल पीटर मुखर्जी की भूमिका को लेकर था। वह इंद्राणी का पति था, एक बड़ा मीडिया चेहरा, और उसी घर में रहता था जहां यह पूरा झूठ सालों से पल रहा था। जांच एजेंसियों के अनुसार पीटर को शीना की असली पहचान पता थी, फिर भी उसने कभी यह सच बाहर आने नहीं दिया। आरोप यह भी लगे कि हत्या की साजिश में उसकी सहमति थी, लेकिन अदालत में उसके खिलाफ सबूत उतने मजबूत नहीं निकले जितनी उम्मीद की जा रही थी। इस केस में संजीव खन्ना का नाम भी सामने आया, जो इंद्राणी का पूर्व पति था। कहा गया कि उसने इस हत्या में आर्थिक और मानसिक रूप से मदद की थी, लेकिन संजीव खन्ना ने हमेशा खुद को निर्दोष बताया और कहा कि उसे झूठे आरोपों में फंसाया गया है। यही से ये केस सिर्फ एक मर्डर केस नहीं, बल्कि बयान बनाम बयान की लड़ाई बन गया। कोई लिखित सबूत नहीं, कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं, और सब कुछ निर्भर था उन लोगों की बातों पर जो खुद आरोपी थे। एक और डरावनी बात यह थी
कि शीना की हत्या के बाद जिस तरह से उसकी मौजूदगी को जिंदा दिखाने की कोशिश की गई, वो बहुत योजनाबद्ध थी। ईमेल भेजे गए, सोशल मीडिया अपडेट्स किए गए और दोस्तों को भरोसा दिलाया गया कि वो विदेश में है। ये सब इतनी सफाई से किया गया कि किसी को शक तक नहीं हुआ। इससे ये सवाल उठता है कि क्या ये सब अकेले इंद्राणी ने किया या इसके पीछे एक पूरी सोच और तैयारी थी। अगर इस केस की शुरुआती जांच सही समय पर होती तो शायद हालात अलग होते। शीना के दोस्तों ने जब उसके गायब होने पर सवाल उठाए, तब भी पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। ये मान लिया गया कि एक वयस्क लड़की अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकती है। यही लापरवाही आगे चलकर न्याय की सबसे बड़ी रुकावट बन गई। सबूत नष्ट हो गए, समय बीत गया और सच्चाई धुंधली होती चली गई। आज भी इस केस से जुड़े कई सवाल अनसुलझे हैं। क्या इंद्राणी ने सच में अपनी बेटी को सिर्फ इसलिए मरवा दिया क्योंकि वो सच उजागर करना चाहती थी? क्या पैसे और पहचान ही इसकी असली वजह थे, या फिर इस कहानी में ऐसे राज है जो कभी सामने नहीं आएंगे? अदालत अपना काम कर रही है, लेकिन जनता के मन में ये केस अब भी एक अधूरी कहानी बना हुआ है। शीना बोरा की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि सबसे खतरनाक अपराध वही होते हैं जो भरोसे की आड़ में किए जाते हैं, जहां रिश्ते हथियार बन जाते हैं और सच सबसे बड़ा दुश्मन। और शायद इसी वजह से ये केस आज भी लोगों के ज़हन में जिंदा है, एक ऐसी मिस्ट्री के रूप में जिसका पूरा सच शायद कभी सामने ना आए। शीना बोरा मर्डर केस से जुड़ी कई बातें ऐसी हैं जो जांच के दौरान सामने तो आई, लेकिन या तो उन्हें गहराई से नहीं देखा गया या फिर धीरे धीरे फाइलों के नीचे दबा दिया गया। सबसे पहली दबाई गई बात शीना की मानसिक स्थिति को लेकर थी। उसके दोस्तों ने बाद में बताया कि शीना कई महीनों से तनाव में थी और बार बार ये कहती थी कि उसकी जिंदगी में कुछ बहुत गलत चल रहा है। उसने कुछ लोगों से यह भी कहा था कि अगर उसे कुछ हो जाए तो इंद्राणी से सवाल जरूर पूछना, लेकिन उस समय किसी ने इन बातों को गंभीर चेतावनी की तरह नहीं लिया। एक और दबी हुई सच्चाई पैसों से जुड़ी थी। जांच में ये संकेत मिले कि शीना और इंद्राणी के बीच सिर्फ पहचान का नहीं, बल्कि आर्थिक विवाद भी था। कुछ प्रॉपर्टी और फंड से जुड़े दस्तावेजों में शीना का नाम सामने आने की बात कही गई, लेकिन इन एंगल्स पर न तो मीडिया ने जोर दिया और न ही जांच एजेंसियों ने इसे मुख्य वजह मानकर आगे बढ़ाया। अगर इस दिशा में सही से पड़ताल होती तो हत्या की मंशा ज्यादा साफ हो सकती थी। पीटर मुखर्जी की भूमिका भी एक ऐसा हिस्सा है जिसे पूरी तरह कभी खोला नहीं गया। ये मानना मुश्किल है कि जिस घर में सालों से इतना बड़ा झूठ पल रहा था, वहां का मुखिया सब कुछ से अनजान था। कई गवाहों ने कहा कि पीटर को शीना की असली पहचान पता थी, फिर भी उसने कभी उसे बेटी की तरह स्वीकार नहीं किया। लेकिन अदालत में यह साबित करना मुश्किल हो गया कि उसने सीधे तौर पर हत्या की योजना बनाई थी। यही वजह रही कि उसका केस धीरे धीरे कमजोर पड़ता चला गया। एक और अहम बात जो दब गई वो थी शुरुआती पुलिस की भूमिका। शीना के गायब होने के बाद अगर उसी समय सही एफआईआर दर्ज होती, कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन डेटा तुरंत निकाले जाते तो शायद आज तस्वीर अलग होती। लेकिन उस वक्त से घर से भागी लड़की मानकर टाल दिया गया। ये लापरवाही बाद में किसी भी बड़े अपराध से कम खतरनाक साबित नहीं हुई, क्योंकि समय ने सबूतों को मिटा दिया। सबसे चौंकाने वाली दबी हुई बात यह थी कि शीना को मारने के बाद जिस तरह से उसकी डिजिटल मौजूदगी को जिंदा रखा गया, उस पर कभी फोरेंसिक स्तर की गहराई से जांच नहीं हुई। ईमेल किस डिवाइस से भेजे गए, सोशल मीडिया एक्सेस किसके पास था, और यह सब कितनी योजनाबद्ध तरीके से किया गया, इन सवालों के जवाब अधूरे ही रह गए। अगर टेक्निकल जांच पूरी ईमानदारी से होती तो कई चेहरे बेनकाब हो सकते थे। इस केस में सच शायद इसलिए भी दब गया क्योंकि आरोपी ताकतवर थे। मीडिया, पैसा और संपर्क तीनों उनके पास थे, और जब ये तीनों एक साथ हो तो सच्चाई अक्सर धीमी हो जाती है। शीना बोरा का केस आज भी हमें ये सोचने पर मजबूर करता है
कि क्या हर सच को सामने आने दिया जाता है या कुछ सच हमेशा फाइलों के नीचे दफन कर दिए जाते हैं। अगर शीना बोरा के गायब होते ही सही जांच शुरू हो जाती तो ये केस शायद 3 साल बाद नहीं, 3 हफ्तों में ही खुल जाता। सबसे पहले उसके दोस्तों की शिकायत को हल्के में नहीं लिया जाता, बल्कि उसी दिन एक औपचारिक एफआईआर दर्ज होती। शीना का फोन, उसके आखिरी कॉल रिकॉर्ड, मैसेज और लोकेशन डेटा तुरंत सुरक्षित कर लिया जाता। मोबाइल टावर लोकेशन ये साफ दिखा देती कि शीना की आखिरी मौजूदगी मुंबई में ही थी, न कि अमेरिका में जैसा दावा किया गया। अगर शुरुआती दिनों में इंद्राणी के बयान को बिना सवाल किए स्वीकार नहीं किया जाता तो उसकी कहानी में मौजूद विरोधाभास तुरंत सामने आ जाते। अमेरिका जाने की तारीख, टिकट, वीजा और ट्रैवल रिकॉर्ड मांगे जाते, जो कभी थे ही नहीं। ये झूठ बहुत जल्दी पकड़ा जा सकता था। उसी समय पीटर मुखर्जी से भी अलग अलग पूछताछ होती और उसके जवाबों का मिलान किया जाता, जिससे ये साफ होता कि घर के भीतर बहुत कुछ छुपाया जा रहा है। अगर पुलिस ने शीना की गाड़ी में बैठने से लेकर उसके आखिरी मूवमेंट तक की सीसीटीवी फुटेज खंगाली होती तो कार का रूट, समय और उसमें मौजूद लोग पहचाने जा सकते थे। मुंबई जैसे शहर में इतनी बड़ी दूरी बिना किसी डिजिटल निशान के तय करना लगभग असंभव है। सही समय पर ये सबूत इकट्ठा होते तो कहानी अनुमान पर नहीं, तथ्य पर टिकी होती। अगर रायगढ़ के जंगलों में बाद में नहीं, बल्कि उसी साल सर्च ऑपरेशन होता तो फोरेंसिक सबूत जिंदा होते। हड्डियां, डीएनए, जलने के पैटर्न और घटनास्थल की मिट्टी तक बहुत कुछ बता सकती थी। 3 साल की देरी ने सब कुछ धुंधला कर दिया। सही जांच समय पर होती तो अपराध सिर्फ स्वीकारोक्ति पर नहीं, ठोस वैज्ञानिक सबूतों पर खड़ा होता। अगर डिजिटल जांच को गंभीरता से लिया जाता तो शीना के नाम से भेजे गए ईमेल और सोशल मीडिया एक्टिविटी का स्रोत तुरंत पकड़ा जा सकता था। किस डिवाइस से लॉगिन हुआ, किस आईपी एड्रेस से मैसेज भेजे गए और ये सब किसके कंट्रोल में था, ये सब साफ हो जाता। तब ये सवाल नहीं रहता कि शीना जिंदा थी या नहीं, बल्कि ये साबित हो जाता कि उसकी पहचान का इस्तेमाल करके झूठ रचा गया। अगर इस केस में हर आरोपी के साथ एक जैसा व्यवहार होता, बिना रुतबे और पहचान को देखे, तो ये केस मिसाल बन सकता था। तब ये सवाल नहीं उठता कि ताकतवर लोग कानून से ऊपर हैं या नहीं। शायद तब शीना बोरा सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि इंसाफ की कहानी बन जाती। लेकिन सही जांच नहीं हुई और इसी वजह से आज भी ये केस पूरा सच नहीं, बल्कि अधूरी सच्चाई बनकर हमारे सामने खड़ा है। अगर सही जांच होती तो सिर्फ सबूत ही नहीं, बल्कि मंशा भी साफ दिखाई देती। जांच एजेंसियां ये समझने की कोशिश करती कि आखिर एक मां को अपनी ही बेटी से इतना डर क्यों था। मनोवैज्ञानिक प्रोफाइलिंग की जाती, इंद्राणी के पुराने रिश्तों, उसके व्यवहार, उसके झूठ बोलने के पैटर्न और कंट्रोल करने की आदतों को जोड़ा जाता। तब ये साफ दिखता कि ये अपराध अचानक गुस्से में नहीं, बल्कि लंबे समय से पक रही एक साजिश का नतीजा था। ये एक ऐसा फैसला था जो धीरे धीरे लिया गया, सोच समझ कर लिया गया। अगर सही जांच होती तो शीना के दोस्तों और कॉलेज सर्कल की बातों को भी गंभीरता से सुना जाता। कई लोगों ने बाद में बताया कि शीना अपनी जिंदगी को लेकर असुरक्षित महसूस कर रही थी। उसने कुछ लोगों से यह तक कहा था कि मुझे डर लगता है, लेकिन मुझे नहीं पता किससे। ये बयान अगर समय रहते दर्ज किए जाते तो ये केस सिर्फ परिस्थितिजन्य नहीं रहता, बल्कि पीड़िता की आवाज भी उसमें शामिल होती। अगर सही जांच होती तो मीडिया की भूमिका भी अलग होती। शुरुआती दिनों में इस केस को एक भागी हुई लड़की की कहानी बना दिया गया। अगर उस वक्त सवाल पूछे जाते, ताकतवर लोगों से जवाब मांगे जाते, तो शायद दबाव इतना होता कि झूठ ज्यादा दिन टिक नहीं पाता। लेकिन जब मीडिया भी देर से जागता है, तब तक सच थक चुका होता है। अगर सही जांच होती तो ये केस भारतीय न्याय व्यवस्था के लिए एक सीख बन सकता था। ये दिखाया जा सकता था कि पहचान, पैसा और पहुंच कानून से ऊपर नहीं है। ये बताया जा सकता था
कि एक आम लड़की की जिंदगी भी उतनी ही कीमती है जितनी किसी बड़े नाम की। लेकिन देरी ने इस केस को उदाहरण नहीं बल्कि चेतावनी बना दिया। और अगर सही जांच होती तो शायद आज हम ये सवाल नहीं पूछते कि क्या हुआ होगा, बल्कि हम ये कहते कि ये हुआ था। क्योंकि जब जांच समय पर होती है तो शक नहीं बचता, सिर्फ सच बचता है। लेकिन शीना बोरा के केस में सच हमेशा एक कदम पीछे रहा और झूठ हमेशा एक कदम आगे। यही वजह है कि ये केस आज भी लोगों के ज़हन में जिंदा है। ये सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं, बल्कि एक ऐसा आईना है जो दिखाता है कि जब सिस्टम देर करता है तो इंसाफ धुंधला हो जाता है। शीना बोरा की कहानी हमें यह सिखाती है कि सबसे खतरनाक अपराध वही होते हैं जो चुप्पी के साथ किए जाते हैं, और सबसे बड़ी सजा वही होती है जो कभी पूरी नहीं हो पाती। एक नया एंगल जो अक्सर इस केस में दबा रह गया वो है पहचान और कंट्रोल का एंगल। शीना बोरा सिर्फ सच उजागर नहीं करना चाहती थी, वो अपनी जिंदगी पर खुद का हक चाहती थी। बचपन से उसे यह बताया गया कि उसकी मां नहीं है, कि उसकी पहचान छुपाई जानी चाहिए। ये एक तरह का मानसिक कैद था। जब कोई इंसान सालों तक अपनी असली पहचान छुपाकर जीता है तो एक समय ऐसा आता है जब वो सवाल पूछने लगता है। शीना उसी मोड़ पर खड़ी थी और यही बात किसी को असहनीय लग गई। एक और नया एंगल यह भी है कि यह केस सिर्फ मर्डर नहीं बल्कि एक इमेज मैनेजमेंट क्राइम था। हत्या के बाद सबसे ज्यादा मेहनत शव छुपाने में नहीं बल्कि कहानी बनाने में की गई। यह तय किया गया कि दुनिया क्या मानेगी, क्या सुनेगी और क्या नहीं पूछेगी। अमेरिका जाने की कहानी, ईमेल, सोशल मीडिया, ये सब किसी अपराध को छुपाने के लिए नहीं बल्कि एक झूठी पहचान को जिंदा रखने के लिए किया गया। यह दिखाता है कि यह अपराध सिर्फ गुस्से में नहीं बल्कि ब्रांड और प्रतिष्ठा बचाने के लिए किया गया था। एक और नया पहलू यह भी है कि शीना बोरा का केस हमें यह दिखाता है कि कैसे एक वयस्क महिला के गायब होने को सिस्टम हल्के में ले लेता है। अगर कोई बच्चा गायब होता तो शायद तुरंत कार्रवाई होती, लेकिन यहां यह मान लिया गया कि वो अपनी मर्जी से चली गई होगी। यही सोच इस केस की सबसे बड़ी कमजोरी बनी। ये एक सामाजिक सोच का अपराध भी था, सिर्फ कानूनी नहीं। इस केस का एक अनदेखा एंगल यह भी है कि अगर शीना जिंदा रहती और सच सामने लाती तो सिर्फ एक परिवार नहीं टूटता बल्कि कई बड़े नाम, कई सिस्टम और कई कहानियां सवालों के घेरे में आ जाती। शायद इसलिए यह सच इतना असहज था। और जब सच असहज होता है तो उसे दबाने की कोशिश की जाती है। आखिर में यह केस हमें यह एहसास कराता है कि कुछ हत्याएं शरीर को खत्म करती हैं, लेकिन कुछ हत्याएं पहचान को। शीना बोरा के साथ दोनों हुआ। पहले उसकी पहचान छुपाई गई और जब वो पहचान वापस मांगने लगी तो उसकी आवाज ही खामोश कर दी गई। यही इस केस का सबसे डरावना पहलू है और यही वो नया एंगल है जो इसे सिर्फ एक मर्डर नहीं बल्कि एक इंसान को मिटा देने की कहानी बना देता है। शीना बोरा का मामला हमें यह सिखाता है कि कुछ अपराध अचानक नहीं होते, वे धीरे धीरे तैयार किए जाते हैं। जब किसी इंसान को सालों तक ये महसूस कराया जाए कि उसकी मौजूदगी किसी और के लिए समस्या है, कि उसका सच किसी और की जिंदगी बिगाड़ सकता है, तो वो सिर्फ शारीरिक नहीं मानसिक रूप से भी अकेला हो जाता है। शीना के साथ भी यही हुआ। वो जीती रही, लेकिन एक ऐसे सच के साथ जिसे बोलने की उसे इजाजत नहीं थी। और जब उसने बोलने की कोशिश की तब उसे ही चुप करा दिया गया। ये केस ये भी दिखाता है कि ताकतवर लोगों के झूठ कितने आराम से सच बन जाते हैं। एक साधारण सा वाक्य, वो अमेरिका चली गई है, 3 साल तक बिना सवाल के स्वीकार कर लिया गया। किसी ने टिकट नहीं मांगा, किसी ने वीजा नहीं देखा, किसी ने ये नहीं पूछा कि कोई इंसान अचानक अपने सारे रिश्ते कैसे तोड़ सकता है। ये चुप्पी सिर्फ सिस्टम की नहीं थी, ये समाज की भी थी। और यही चुप्पी अपराध को सबसे ज्यादा ताकत देती है। अगर हम इस कहानी को और गहराई से देखें तो ये सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि एक इंसान को धीरे धीरे मिटाने की प्रक्रिया है।
पहले उसकी पहचान छुपाई गई, फिर उसकी आवाज को कमजोर किया गया और अंत में उसके अस्तित्व को ही खत्म कर दिया गया। यह सबसे खतरनाक तरह का अपराध होता है, क्योंकि इसमें खून से पहले डर काम करता है और मौत से पहले अकेलापन। इस केस में इंसाफ देर से आया और शायद अधूरा भी, क्योंकि इंसाफ सिर्फ कोर्ट के फैसले से नहीं होता। इंसाफ तब होता है जब पीड़ित की बात समय पर सुनी जाए। शीना बोरा की बात तब सुनी गई जब वो बोल ही नहीं सकती थी, और यही वजह है कि ये केस आज भी बेचैन करता है, क्योंकि ये हमें हमारी ही संवेदनहीनता से रूबरू कराता है। ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि रिश्ते अपने आप में पवित्र नहीं होते, उन्हें ईमानदार बनाना पड़ता है। जब रिश्ते इमेज, डर और नियंत्रण पर टिके हों तो वे सबसे खतरनाक बन जाते हैं। शीना बोरा का मामला इस सच्चाई का सबसे कड़वा उदाहरण है कि कभी-कभी सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं, घर के अंदर से आता है। आज जब इस केस को याद किया जाता है तो लोग अपराधियों के नाम याद रखते हैं, तारीखें याद रखते हैं और बहस करते हैं कि कौन दोषी था। लेकिन सबसे जरूरी बात अक्सर भूल जाते हैं कि शीना भी एक इंसान थी, जिसकी अपनी जिंदगी थी, अपने सपने थे और अपनी पहचान की चाह थी। वो सिर्फ एक केस नंबर नहीं थी, और शायद यही भूल इस कहानी की सबसे बड़ी त्रासदी है। ये कहानी यही खत्म होती है, लेकिन इसका बोझ खत्म नहीं होता, क्योंकि जब भी कोई आवाज दबाई जाती है, जब भी सच को असुविधाजनक कहकर किनारे किया जाता है, शीना बोरा की कहानी फिर से दोहराई जाती है। यही वजह है कि कुछ कहानियां हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए सुनाई जाती है। और अगर ये कहानी हमें थोड़ा सा भी असहज करती है तो शायद उसने अपना काम कर दिया, क्योंकि असहजता ही सवाल पैदा करती है और सवाल ही इंसाफ की शुरुआत होते हैं। थैंक यू।